प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य की अनसुलझी पहेली को आज हम सुलझाने जा रहे हैं और इसका अंतिम एपिसोड, अंतिम भाग आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। महाराज विक्रमादित्य के मन के अंदर विविध भांति के प्रश्न एक के बाद एक उद्भूत हो रहे थे। सबसे पहले उस लकड़हारे की मौत को देखकर किस तरह से यह भालू पेड़ पर चढ़ गया था और उसका मृत्यु का कारण बना। उसके पश्चात दोनों सगे भाइयों के बीच में युद्ध कराकर सुंदर स्त्री के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर किस तरह से दोनों सगे भाइयों के मृत्यु का कारणभूत बनी। उसके पश्चात एक जहरीले फणीधर का रूप धारण कर लिया, फिर एक ब्राह्मण का रूप। ये विविध तरह के बारंबार रूप बदलकर यह व्यक्ति आखिर है कौन? जब उनसे पूछा गया, ब्राह्मण वेश के अंदर देखकर फटाफट द्रुत गति से जब नदी पार महाराज विक्रमादित्य भी पहुंचे और उनको रोककर अपने खड्ग से तलवार निकालकर क्रोधाभिभूत होते हुए जब प्रश्न किया गया कि आप आखिर हो कौन और मेरी नगरी में इस तरह से क्यों कर रहे हो, तब ब्राह्मण बने काल ने कहा कि मैं काल हूं और मेरा काम ही यह है, धर्मराज की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब मृत्यु का समय सन्निकट आ जाता है तो कुछ न कुछ निमित्त और कारण बनता ही है और काल का काम ही यही है। अगर तुम उन दोनों सिपाहियों की बात करते हो, जैसे कि मैंने पिछली बार आपसे कहा कि भालू कभी पेड़ पर नहीं चढ़ता, पर उसकी मृत्यु पेड़ से होनी थी, उस लकड़हारे की, इसलिए मुझे भालू का रूप धारण करना पड़ा और भय के मारे जब मृत्यु का समय आया तो धड़ाम से नीचे गिरा और उसका सर फट गया। उन दोनों भाइयों की बात मैं बता रहा हूं। वो दोनों भाई भी, उनकी मृत्यु आपस में एक दूसरे को समाप्त करके ही लिखी गई थी, इसलिए मुझे सुंदर नारी का रूप धारण करना पड़ा। मैं उनकी मृत्यु का कारण नहीं हूं, वे स्वयं हैं। नाव के अंदर सवार कतिपय लोगों की मृत्यु पानी में डूबकर लिखी हुई थी, इसलिए मुझे जहरीला फणीधर बनना पड़ा ताकि मेरे डर से उस समय जब इनकी मृत्यु एक साथ लिखी थी, वे नदी के अंदर कूद जाए और उफनती हुई नदी उनको अपने पानी के अंदर डुबोकर उनकी यह लीला समाप्त कर दे। जो जो लिखा गया है वो सुनिश्चित होकर ही रहेगा। इसलिए आप जो मुझे दोष दे रहे हो कि मेरी वजह से ये हुआ, मैं तो निमित्त मात्र हूं। उनकी मौत उसी तरह से लिखी हुई थी, इसलिए मुझे इस तरह का रूप बनाना पड़ा। राजन, अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं। मैंने आपसे छुपाया नहीं और मैं चाहता तो मैं आपको बताने की मेरे को जरूरत भी नहीं थी, पर आप एक न्यायप्रिय राजा हो, धर्मनिष्ठ राजा हो, प्रजा के प्रति आपका वात्सल्य पुत्रवत है, इसलिए मैंने उचित समझा कि आपको मैं बता दूं, मैं काल हूं। महाराज विक्रमादित्य को आगे बताते हुए काल ने कहा कि हे राजन, समय, स्थान और परिस्थिति ये सांसारिक प्राणियों के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है।
और यही समय, यही स्थान, ऐसी ही परिस्थितियां घटित होती गई जो आपने देखा, और मृत्यु के आगोश से संसार के प्राणियों को कोई बचा नहीं सकता। हाथ जोड़कर महाराज विक्रमादित्य ने कहा, हे काल देवता, मैं समझ गया हूं कि आप सचमुच में काल देवता हो। मेरे मन में एक छोटी सी जिज्ञासा है, क्या आप उसका उपशमन करोगे? मेरी भी एक इच्छा है, मेरी भी भावना बलवती हो उठी है कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार होगी। काल देवता ने कहा, कहां होगी और कैसे होगी यह तो मैं बता सकता हूं, पर किस समय होगी यह मैं नहीं बताऊंगा। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि क्यों, आपको आखिर दिक्कत क्या है बताने में? जब सब कुछ निमित्त आप तैयार करते हो, समय आने के ऊपर परिस्थितियां आप बनाते हो, स्थान आप चयन करते हो, उस अनुसार सामने वाले की मृत्यु होती है, तो फिर आपको बताने में बाधा क्या है, तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? काल ने कहा कि राजन, यदि मैं इस समय आपको बता दूं कि आपके मृत्यु का समय यह है, तो आप अभी से चिंताग्रस्त हो जाओगे, और अभी तो आपको आपके राज्य के लिए, आपकी प्रजा के लिए बहुत कुछ कल्याणकारी कार्य करने हैं। इसलिए मैं आपको समय नहीं बताऊंगा। और ये सुनिश्चित है दोस्तों, ज्योतिष विद्या के अंदर भी, चाहे वो जन्म कुंडली हो या हस्तरेखा हो, हस्तरेखा भी एक तरह से यदि देखा जाए तो हमारे जीवन का प्रतिबिंब इसके अंदर झलकता है। मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटी मुझे कई बार बोलते हैं कि आप इतने इतने लोगों का भविष्य बताते हो, हस्तरेखा के प्रिंट लेकर, हाथों के प्रिंट लेकर। मुझे 1 घंटा लग जाता है एक हाथ देखते देखते, क्योंकि ये भी एक विज्ञान है, शास्त्र है। इसका गहन तलस्पर्शी ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। जिनसे मैंने सीखा वे अजमेर के डोसी जी, अभी स्वर्गवास हो चुका है उनका, वे तो मार्केश दशा तक निकाल देते थे। सिर्फ एक व्यक्ति की जब हमने जन्म कुंडली उनसे बताई थी और पूछा था कि इस व्यक्ति का कुछ भविष्य वगैरह हमें बताइए, बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है, तो भविष्य के साथ साथ उन्होंने टाइम तक बता दिया था। सिर्फ 15 मिनट का फर्क रहा उनके समय में, मार्केश दशा में। 15 मिनट पहले ये मृत्यु को प्राप्त हुए, जबकि उन्होंने जो समय बताया था 15 मिनट बाद का था। उनके प्रिंट आज तक उनके हाथ का लिखा हुआ मेरे पास पड़े हैं। इस बात को करीब करीब 30-35 साल हो गए इस घटना को घटित हुए। मैं कहने का अभिप्राय दोस्तों यह है कि हस्तरेखा भी हमारे वर्तमान, भूत और भविष्य को उसी तरह से बताती है जिस तरह से मिरर के सामने, दर्पण के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं तो दर्पण हमारा प्रतिबिंब ठीक उसी तरह बताता है जिस तरह से हमारा चेहरा है, कहाँ पे हमारे तिल है, हमारी नाक टेढ़ी है या लंबी है, हमारे गालों में खड्डे हैं या नहीं है, जैसा कुछ है वो वैसा ही बताएगा। ठीक इसी तरह यदि हमें इसका पूर्ण ज्ञान है तो दोस्तों हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य भी इसके अंदर प्रतिबिंबित होता है। खैर, उस विषय में मैं नहीं जाता। आज की कहानी ये बता रही है कि काल ने जब महाराज विक्रमादित्य से कहा कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा पर आपका समय मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप अभी से चिंताग्रस्त हो जाओगे। मैं कह रहा था मेरी बेटी और मेरी पत्नी अभी तक कहती रहती है, और एक रूल है, एक नियम है, कभी भी यदि आपको ज्योतिष का तलस्पर्शी ज्ञान है तो आप अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का, अपने सन्निकट जो रहते हैं, जो आपके आत्मीय हैं, उनका हाथ कभी मत देखिए।
यदि आप देखोगे, क्योंकि आपको तो उसका नॉलेज है, ज्ञान है, आपके मन के अंदर बुरी भावनाएं भी आ सकती है। आप इस प्रेम को बरकरार रखना चाहते हो तो ये गलती कभी मत करना। हाँ तो दोस्तों, कान ने कहा कि महाराज आपको मैं समय नहीं बताऊंगा। महाराज विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर विनंती की कि जैसा आप उचित समझो, पर ये तो बताओ मेरी मृत्यु कैसे होगी। उन्होंने कहा कि आपकी मृत्यु राजमहल में ही सीढ़ियां उतरते हुए जब आपका पैर फिसल जाएगा, उस पैर फिसलने के कारण से आपकी मृत्यु होने वाली है। महाराज विक्रमादित्य अपने मृत्यु का राज जानकर वहां से निकल पड़ते हैं, काल से विदा लेते हैं। काफी समय हो चुका था, सूर्योदय हुए एक प्रहर व्यतीत हो गया था। वे अपने राजमहल पहुंचते हैं और गए दिन की, गए रात्रि से लेकर अब तक की सारी घटनाएं एक एक करके उनके आंखों के सामने चलचित्र के भांति उद्भूत होती चली जाती हैं। इसके पश्चात कई वर्षों तक महाराज विक्रमादित्य ने अपने राज्य के ऊपर सुशासन किया और ज्यादा अच्छी तरह से उन्होंने प्रजा का पालन किया। उनके राज्य के अंदर दोस्तों कभी भी किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होती थी। जन्म है तो मृत्यु सुनिश्चित है, जो जन्मा है उसे एक दिन मरना ही है, पर जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाह तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को याद आए तू। आज भी विक्रमादित्य, उनकी गाथाएं, उनकी चर्चाएं, उनकी कहानियां हम तरोताजा होकर सुनते हैं। आज भी इतिहास बन गया है महाराज विक्रमादित्य का, जो बड़े चाव से और बड़े ध्यान से हम सुनते हैं। ऐसा पराक्रमी राजा ना भूतो ना भविष्यति इस धरातल के ऊपर ना तो हुआ है ना होगा। दोस्तों, इतिहासकार भी यही कहते हैं कि महाराज विक्रमादित्य की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है। हम प्रतिपल प्रतिक्षण मृत्यु के आगोश के अंदर जा रहे हैं। गिनती की हमें सांसें मिली हुई है, एक एक सांस कम होती चली जा रही है। और दोस्तों, यदि हमें अपने जीवन में कुछ करना है अच्छा, तो अवश्यम भावी हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मौत को सामने रखते हुए, काल हमारे सामने है, कब उठा के ले जाएगा अपने पंजे के अंदर जकड़कर, ये हमेशा ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्मों को करके इस जीवन को सफल बनाने की हम कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।